अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ एट 12 में खुश आमदीद। मैं हूँ माजिद अली खान और मैं हूँ जवेरिया अली और मैं हूँ अरीबा सुल्तान। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि सियासी तनाव और कशीदगी ख़त्म कराने के लिए वफाकी हुकूमत मुतहरिक हो गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को बड़ा पैगाम भिजवा दिया गया। पैगाम में साबिक सदर की जानिब से कहा गया कि सियासतदान मामलात को मिल बैठ कर हल कर सकते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करेंगे। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी GTV न्यूज़ इस्लामाबाद ब्यूरो इंतज़ार हैदरी से। इंतज़ार हैदरी, इस हवाले से क्या तफ़सीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल अरीबा, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल में विफाक की जानिब से पंजाब से एक बड़ा राब्ता किया गया है। ज़राए का ये बताना है कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से साबिक सदर आसिफ जरदारी ने बिलवास्ता राब्ता किया है। ज़राए का ये बताना है कि साबिक सदर आसिफ जरदारी ने एक मुश्तरका और गहरे राब्ते के जरिए पैगाम भिजवाया है। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने वज़ीर आला पंजाब को सूबाई असम्बली के मामले पर मुशावरत की पेशकश की है। ज़राए का ये बताना है कि पंजाब असम्बली तहलील न की जाए, मिल बैठकर मसले का हल निकाल सकते हैं। साबिक सदर की तरफ से ये पैगाम दिया गया है। ज़राए का ये बताना है कि साबिक सदर ने ये भी कहा है कि मखनून के साथ उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो मामलात हैं, उन्हें भी हल करा सकता हूँ। ज़राए का ये बताना है कि सियासी कशीदगी और तनाव को ख़त्म करना जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। ये पैगाम भी दिया गया है साबिक सदर की तरफ से। एतमाद का वोट न लेने या तहरीक अदम एतमाद भी पेश न करने की पेशकश की गई है। ज़राए का ये बताना है कि इस सिलसिले में पंजाब की तरफ से वफाक को कहा गया है कि हतमी फैसला जो है वो मुशावरत के बाद किया जाएगा। इस मामले पर मुशावरत की जाएगी और उसके बाद जवाब जो है वो साबिक सदर आसिफ जरदारी को उसी गहरे राब्ते के जरिए भिजवाया जाएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत मुतहरिक हो गई है। इंतज़ार हैदरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर से आपको आगाह करें कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ में दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। सदर आरिफ अलवी से वजीर खजाना इसहाक डार की अहम मुलाकात हुई है। बड़ी मुलाकात की तफसील जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी से। भट्टी साहब, आगाह कीजिएगा, बड़ी ब्रेक थ्रू हुआ है, क्या गुफ्तगू हुई? जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से वजीर खजाना इसहाक डार ने अहम मुलाकात की है। अगर इस मुलाकात में मुख्तसरन मुल्क की जो मौशी सूरत हाल है वो भी उस पर भी गुफ्तगू हुई है, लेकिन जो असल गुफ्तगू का जो महवर रही है, जो डिस्कशन हुई वहाँ पर, वो कुछ सियासी अमूर, कानूनी और आईनी हवाले से कुछ डिस्कशन हुई हैं। और एक मरतबा जो PTI के साथ हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से जो मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, वो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की डायरेक्शन पर और उनकी कॉन्सेंट के साथ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार उसको लीड कर रहे हैं। और उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये अहम तरीन मीटिंग सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के साथ हुई है। कुछ अहम तरीन पैगामात और बिलखसूस इमरान खान के कुछ मुतालबात थे, वो यहाँ पर ज़ेरे बहस रहे हैं। और इम्कान इस बात का है कि जो हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से जो अब तक की जो सिचुएशन थी उसके ऊपर सदर मुमलिकत को कन्वे किया गया है और वो चाहते हैं इसहाक डार और हुक्मरान इत्तेहाद कि इस वक्त मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो इस्तीफों के हवाले से मुसलसल मुतालबा जो एक थ्रेट सामने आ रहा था इमरान खान की जानिब से, उसको इनकी कोशिश है कि उसको मिल बैठकर अफ़ाम व तफ़हीम के साथ इस मामले को हल किया जाए। और उसी सिलसिले के अंदर ये कोशिश थी। और आने वाले दिनों में दीगर रहनुमाओं की भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ मुलाकातों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। अच्छा भट्टी साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे राब्ते हो रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी वज़ीर आला पंजाब से राब्ता किया है। यहाँ पर सदर आरिफ अलवी जो है इसहाक डार से मुलाकात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि PTI की जो पार्टी है वो हुकूमती इत्तेहाद के साथ मुज़ाकरात की जिस तरह से उन्होंने पहले पेशकश की थी, इसमें उनकी वही जारहाना पॉलिसी रहेगी या कोई मफाहमती अमल हो जाएगा? देखिए, इसहाक डार की इसमें भरपूर कोशिश थी। उन्होंने इस पॉलिटिकल सिनेरियो को इकोनॉमिक सिचुएशन के साथ लिंक किया हुआ है। उन्होंने जाके सारी सूरत हाल से सदर मुमलिकत को आगाह किया है कि पाकिस्तान को सब किन मौशी चैलेंज का सामना है और उसको निपटने के लिए किस किस लेवल पर क्या क्या इकदाम हो रहे हैं और उन इकदाम के समरात हासिल करने की ज़रूरी है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम हो। कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे, सूबाई असम्बली भी अपनी मुद्दत पूरी करें। लेकिन इसके साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के कंसर्न है, जिसकी वजह से वो मुसलसल नए इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, असम्बली तहरीर करने की धमकी दे रहे हैं, उस मामले को बेसिकली हैंडल करना चाहते हैं बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम के साथ। तो ये एक अहम मीटिंग है और इसके बाद हम ये अहम मीटिंग हुई है। अब देखना ये होगा कि इससे सियासी कशीदगी में कमी आती है या नहीं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आगाह करने के लिए।
आगे बढ़े और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट जमा करवा दी गई है। रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान और UAE छोड़ने पर मजबूर करने के बाद मनसूबा बंदी के तहत कीनिया में कत्ल किया गया। 592 सफ़हात की रिपोर्ट DG FIA और DG IB के दस्तखत के साथ अदालती हुक्म पर जमा कराई गई है। और सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ने कई राजों से पर्दा उठा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक फैसल बावडा ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को शवाहिद दिए ना ही बयान जमा कराया। फैसल बावडा ने एक माह कबल हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था, आप भी देखिए। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है जिसकी साजिश पाकिस्तान में हुई है। अरशद शरीफ को गाड़ी के अंदर से मारा गया है, 2 गोलियां लगी हैं जो सीने पे और सर पे है और कोई खतरा उसको किसी किस्म का यहाँ से नहीं था। यहाँ की एस्टैब्लिशमेंट जिसका हम रोज नारा देते हैं और बात करते हैं, उसका अरशद शरीफ के साथ एक पॉजिटिव ताल्लुक था। ये काम वो कर सकता है जिसका बेनिफिट जिसको मिलना है। इसके पसे पर्दा वो लोग हैं जो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं और जो ताकतवर शख्सियात इस साजिश का हिस्सा हैं वो मुझसे दूर नहीं है। अरशद शरीफ को साजिशियों ने डराया, बताया, मजबूर किया और मैं आइंदा आने वाले दिनों में, हफ्तों में नहीं, वो सब पर्दे चाक कर दूंगा। साजिश की जो बेनिफिट्स हैं वो और मकासद कुछ और हैं। आस्तीनों के सांपों के बारे में बता चुका हूँ, अपने चेयरमैन एक्स वजीर आज़म इमरान खान साहब को बता चुका हूँ। मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। अपने इंटरेस्ट के लिए लोगों को मरवाने पे तुले हुए हैं। मार्च के अंदर भी लाशें दी जाएंगी, खून दिया जाएगा। और सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है कि नवाज शरीफ जल्दी कर ले, इलेक्शन कबल अज़ वक्त हैं। अपने ट्वीट में कहा, काबिल एहतराम सऊदी सफ़ीर को समझ है कि सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान की ज़रूरत है, लेकिन शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान को ये बात समझ नहीं आ रही। रूसी तेल और गंदम की दरामद सवालिया निशान है। साबिक वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा कि अरशद शरीफ पर ज़िंदगी में 16 FIR हुई। अरशद शरीफ की शहादत पर 44 दिन के बाद FIR हुई, वो भी माँ की मुद्दत में नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने अदालत से माफ़ी मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में PTI धरनों के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत में असद उमर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरा मकसद अदालतों या जजेस को निशाना बनाना नहीं था, जिस पर जस्टिस जवाद हसन ने असद उमर की सरजनिश करते हुए कहा कि मेरे पास आपका वीडियो बयान है, वो चलाना नहीं चाहते। हमें अच्छे से इल्म है कि आपने क्या कहा। जस्टिस जवाद ने मज़ीद कहा कि अदालतों ने आपको लॉन्ग मार्च की इजाज़त दी, आपने अदालतों को ही निशाना बनाया। जिस पर असद उमर ने जवाब दिया कि मेरे किसी बयान से अगर कोई लाइन क्रॉस हुई तो माफ़ी मांगता हूँ। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सीनियर पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा के मुताबिक इजलास आज दोपहर 4 बजे जमान पार्क में होगा। इजलास में इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ मुहिम का दायरा मुल्क भर में फैलाने पर मुशावरत और आइंदा इलेक्शन की तैयारी और गिरती हुई मुल्क की माशी सूरत हाल जैसे अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। ट्विटर पैगाम में मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना था कि PDM का नाम नहाद सियासी इत्तेहाद जल्द पारा होने वाला है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज से वज़ीर आज़म समेत तमाम जमातें बौखलाहट का शिकार हो गई हैं। इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म और चोर हुकूमत अपने रिवायती टारगेटेड ऑपरेशन पर उतर आई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक नया शोशा छोड़ा है। इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का इनका ख्वाब पिछले ख्वाबों की तरह शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। इनको नए इलेक्शन में अपनी सियासी मौत नज़र आ रही है। वफाक में मौजूद इम्पोर्टेड हुकूमत इंतखाबात से फ़रार के नित नए बहाने ढूंढ रही है। अब एक नया शोशा जो छोड़ा गया है वो इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की कार्रवाई का है। इम्पोर्टेड हुकूमत हर वो रास्ता अपना रही है जो उनके इक़्तिदार की कुर्सी से चिमटे रहने की ख्वाहिश को कुछ दिन और बरकरार रख सके ताकि वो कुर्सी को एंजॉय कर सकें। कभी एक बहाना, कभी दूसरा बहाना। अब एक नया बहाना तराशा गया है कि इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन का सहारा लिया जाएगा।
امپورٹڈ حکومت کو میں خبردار کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اپنے ذاتی سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنا بند کر دیں. اس تمام بکھیڑے کا، اس تمام گورکھ دندے کا ایک ہی علاج ہے، عام انتخابات کا فوری طور پر اعلان کیا جائے. وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز نے پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کر لیا. سلمان شہباز نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کر دی. درخواست میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اپنے خلاف مقدمے میں متعلقہ عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ حفاظتی ضمانت منظور کر کے متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا موقع دے. اور تحریک انصاف کے رہنما کی امریکی سفیر سے ملاقات پر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا رد عمل آ گیا ہے. صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے نیڈ پرائس کہتے ہیں کہ امریکی حکام مختلف سیاسی فریقین اور عہدے داران سے ملتے رہتے ہیں. یہ تصدیق نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں امریکی اہلکار کن افراد سے ملے ہیں. نیڈ پرائس نے مزید کہا کہ ڈونلڈ لو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سینئر اہلکار اور سیکرٹری برائے سینٹرل و ساؤتھ ایشیا ہیں. مذہبی آزادی سے متعلق تحفظات بھارت تک پہنچاتے رہے ہیں. سیکرٹری بلنکن نے حاصل شدہ حقائق میں فیصلہ کیا کہ بھارت کسی لسٹ میں شامل نہیں. اور کراچی میں ایک اور ننھی پری درندہ صفت ملزم کی ہوس کا شکار بن گئی. لائنز ایریا میں مبینہ طور پر چچا نے اپنی ہی 12 سالہ بھتیجی کو زیادتی کے بعد قتل کر ڈالا. بچی کے والد کے مطابق ان کے بھائی نے بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور قتل کر دیا. ہمارے نمائندے وجی الدین مقتولہ بچی کے گھر کے باہر موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں. وجی بتائیے گا، خون سفید ہو گیا، مبینہ طور پر چچا نے رشتے کا بھی پاس نہ رکھا، اب تک کیا کارروائی عمل میں آئی ہے؟ کراچی میں ایک اور یہ واقعہ پیش آیا جس پر 13 سال کی بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور زیادتی کا نشانہ بنانے والے اسی کے اپنے جو ہے چچا ہیں جو اب تک فرار ہے. بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ روز کا یہ واقعہ ہے، جٹ لائن کے قریب کا یہ واقعہ، جس پر جو ہے بچی کے چچا نے جو ہے جو 13 سال کی بچی اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا. جس میں یہ واقعہ پیش آیا اس ٹائم جو ہے بچی گھر میں اکیلی تھی اور چچا جو ہے گھر میں نہانے کے لیے آئے تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے زیادتی کیا، اس کے بعد گلا گھونٹ کر جو ہے قتل کر دیا گیا. لیکن جو پولیس حکام ہے ان کی طرف سے بتایا گیا کہ واقعے کا مقدمہ جو بچی کے والد ہے اس کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے. جو مفرور چاچا ہے اس کی شناخت جو ہے مجیب اللہ عرف ندیم کے نام سے بتائی جاتی ہے، جو اب تک پولیس کی گرفت سے باہر ہے. بتایا جا رہا ہے کہ بچی کا چچا ہی جو ہے بچی کو اسپتال لے کے گیا تھا، اور اس کے بعد جب وہاں سے ڈی این اے کی رپورٹ آئی اس کے بعد سے جو ہے بچی کا چچا وہ فرار ہو چکا اور اب تک جو ہے پولیس اس کو گرفتار نہیں کر سکی ہے. پولیس کا دعویٰ ہے کہ جو ملزم ہے اس کی گرفتاری کے لیے ہم بہت قریب تک پہنچ گئے ہیں، لیکن اب تک جو ہماری اطلاعات ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ جو بچی کا چچا اس کو گرفتار نہیں کیا ہے. اس طرح کے واقعے اس علاقے میں اس سے پہلے بھی جو ہو چکے ہیں، اور ایک اور یہ واقعہ پیش آیا اس علاقے میں جس میں 13 سال کی بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. جو علاقہ مکین ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس بچی کے جو 4 بہن بھائی ہیں اور یہ بچی اس گھر میں اکیلے ہی جو ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی. جس ٹائم یہ واقعہ ہوا اس ٹائم دونوں بہنیں جو ہے اس کی اسکول پڑھنے کے لیے گئی ہوئی تھی، بھائی جو ہے کام سے گیا ہوا تھا جس پر بچی اکیلی تھی. والد جو ہے سرکاری ملازم ہے جو نوکری کے لیے انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. کراچی کے علاقے لائنز ایریا میں مبینہ طور پر چچا نے اپنی ہی 12 سالہ بھتیجی کو زیادتی کے بعد قتل کر ڈالا. ہمارے نمائندے وجی الدین اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں 11 روز کی بچی کے مبینہ اغوا کا مقدمہ والدہ کی مدعیت میں درج کر لیا گیا. ساؤتھ زون پولیس نے بچی کی بازیابی کے لیے خصوصی ٹیم بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے. تفتیشی ٹیم میں AVCC پولیس کو شامل کیا جائے گا. تفتیشی ٹیم بچی کی والدہ کا انٹرویو بھی کرے گی، جبکہ بچی کا چیک اپ کرنے والے ڈاکٹر کا بھی بیان ریکارڈ کر لیا گیا ہے. پولیس کے مطابق مختلف مقامات پر لگی CCTV فوٹیج سے ملزمان کا سراغ نہیں مل سکا. ابتدائی طور پر والدہ کا کہنا ہے کہ بچی کو 2 موٹر سائیکل سوار ملزمان چھین کر فرار ہوئے. خاتون کے شوہر شاہد کی 2 شادیاں ہیں. اور ایک جانب بلوچستان کی خبر ہے ہمارے پاس، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو اسلام آباد کے حوالے سے اپڈیٹ کریں گے، جہاں کی 488 رہائشی عمارتوں میں کمرشل سرگرمیاں ہونے کا انکشاف ہوا ہے. اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں رہائشی عمارتوں میں ہاسٹلز، اسکول، اکیڈمیز، دفاتر، ریسٹورنٹس، گیسٹ ہاؤسز قائم ہیں، جس سے CDA کو سالانہ 25 کروڑ سے زائد کا نقصان ہو رہا ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں طاہر نصیر سے. طاہر، اپڈیٹ کیجیے. جی دیکھیں، اسلام آباد کی 488 ایسی رہائشی عمارتیں سامنے آئی ہیں جس میں
कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं। मुख्तलिफ सेक्टर्स में रहायशी इमारतों में हॉस्टल, स्कूल, अकेडमीज, दफातर, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउसेज कायम है। इस्लामाबाद के सेक्टर I9 और I10 के सनती प्लाटों में तजारती कारोबार चलाया जा रहा है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में सिटी की करप्शन सामने ले आया है और सालाना 25 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कुवैत के खिलाफ किसी इमारत को ना जुर्माना हुआ, ना इमारत सील की गई। रहायशी इमारतों में बिल्डिंग कंट्रोल रेगुलेशन 2005 की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी जारी है। कुवैत के खिलाफ इमारतों की पहली सजा 5 लाख रुपए जुर्माना है। जुर्म साबित होने के बहुत शुक्रिया ताहिर नसीर अपडेट करने के लिए। और यहाँ आपको बताएं कि अरशद शरीफ कत्ल केस की JIT की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। CPO हेडक्वार्टर, DPO सदर, SHO और JIT का हिस्सा होंगे। JIT अपनी रिपोर्ट जल्द अज जल्द मुकम्मल करके IG इस्लामाबाद को जमा कराएगी। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे ताहिर नसीर से। ताहिर, अपडेट कीजिएगा, कौन कौन शामिल किया गया है JIT में? जी देखिए, गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर थाना रमना में मुकदमा अरशद शरीफ कत्ल केस का दर्ज किया गया था। उसके बाद IG इस्लामाबाद की हिदायत पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की तश्कील का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। DIG हेडक्वार्टर, SP सदर, SHO रमना JIT का हिस्सा होंगे। JIT अपनी रिपोर्ट जल्द अज जल्द मुकम्मल करके IG इस्लामाबाद को जमा करवाएगी। SSP इन्वेस्टिगेशन की दरखास्त पर JIT तश्कील के जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसमें 3 मेंबर रखे गए हैं। एक कन्वीनर है, 2 मेंबरान है, जबकि जो चौथा मेंबर होगा वो IG की सौबदीद से तैनात किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया ताहिर नसीर अपडेट करने के लिए। और अब रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर में फसाई आलूदगी फैलाने में हर महकमा अपना किरदार अदा करने लगा। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के बाद PHA के एहलकार भी कूड़ा करकट को आग लगाने लगे। कैनाल रोड पर शाह जमाल और फिरोजपुर इंडस पास के दरमियान कचरे को आग लगाने से धुआं शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं। जी वहीद, आगाह कीजिएगा, क्या वजह है सरकारी महकमों को कोई पूछने वाला नहीं? जी देखिए, शहर लाहौर जो है इस वक्त शदीद स्मोक की लपेट में है और बसा औकात हमने आपको बारहा ये कहा है कि इंतजामिया की जानिब से उस तरह से कार्रवाइयाँ नहीं की गई जिस तरह से जो है वो वादे दावे किए जा रहे थे। यही वजह है कि आज भी मैं अगर आपको दिखाऊं, मेरा कैमरामैन मोहम्मद जाहिद अगर आपको दिखाए, ये आप देख सकते हैं कि ये किनाल रोड के साथ फिरोजपुर रोड और शाह जमाल के दरमियान में जो किनाल का हिस्सा, वहाँ पर PHA ने जो है वो इकट्ठा किया कूड़ा करकट को और भी चीज़ें इसमें, तो उसको आग लगा दी है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये धुआं है यहाँ पर, जबकि यही काम अगर कोई और आम शहरी करे तो उसके खिलाफ मुकदमात दर्ज हो जाते हैं, FIR आ जाती हैं। तो सरकारी महकमों को कौन पूछेगा? एक शहरी से हम बात करने की कोशिश करेंगे इसी वाले से। जी सर, क्या कहेंगे, इतना ज़्यादा धुआं? बेसिकली देखा जाए तो जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं ना, उनमें कोई भी मसलन के आप किसी भी चपरासी को भी हाथ नहीं डाल सकते, वो जो कुछ मर्जी अपनी मनमानी करता फिरे। ये हाल आपने वैसे भी देखा हुआ है। अब ये PHA वाले ने खुद आग लगाई है, तो उनके लिए कोई भी कानून नहीं है, कोई बालादस्ती नहीं है, कोई अदालत नहीं है। आम शहरी ने कोई लगाई होती आग तो अभी तक वो जेल में होता, थाने की वाह खा रहा होता और उसकी बेल ही नहीं होनी थी। स्मोक को कम कंट्रोल करने के लिए तमाम महकमों को अपना जो है वो किरदार अदा करना होता है। PHA जो है वो कूड़ा करकट को, या LWMC जो है वो दीगर महकमे जो है वो कूड़ा करकट को आग लगा देते हैं, जिससे आम आदमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देता है। जी। और सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्मोक से बीमारियों का खतरा बढ़ गया। स्कूलों के बाद लाहौर के प्राइवेट निजी इदारे और उनके सब ऑफिसेज भी बंद करने का फैसला कर लिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर PDM ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। लाहौर से आपको खबर दे रहे हैं, जहां स्मोक से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं वक़ार शौकत से। वक़ार शौकत, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल जो है वो लाहौर में स्मोक की जो शिद्दत है उसमें इजाफा हो रहा है, जिसके पेश नज़र जो है वो सूबाई दारुल हुकूमत स्मोक से बीमारियों से जो खतरा है, इसके पेश नज़र जिस तरह से स्कूलों के बाद जो है वो लाहौर के प्राइवेट निजी अदारों और इनके सब ऑफिस भी जो है वो बंद करने के हवाले से फैसला किया गया है। हाई कोर्ट के अहकामात पर PDM ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि लाहौर में स्मोक की वजह से, सांस की वजह से लोग मुतासिर हो रहे हैं। PDM का मजीद कहना है कि निजी कंपनीज के दफातर बंद करने का जो है वो फैसला किया गया है, जिसमें दी पंजाब नेशनल क्लाइमेट जो है प्रोविंशन एंड रिलीफ एक्ट जो है वो 1958 के सेक्शन 4 सब सेक्शन 2H के जो है वो तहत किया गया है। PDM का कहना है वक़ार शौकत अपडेट करने के लिए।
ایک جانب بلوچستان مالی مشکلات کا شکار ہے تو دوسری جانب حکومتی شاہ خرچیاں برقرار ہیں۔ بلوچستان حکومت نے 2 ہفتوں کے دوران 9 کوآرڈینیٹرز کو تعینات کر دیا ہے۔ مزید جانتے کوئٹہ سے جی ٹی وی کے نمائندے فیضان خان سے۔ فیضان، بتائیے گا کون کون سی شخصیات کو کوآرڈینیٹر تعینات کیا گیا ہے؟ جی ہاں بالکل، بلوچستان حکومت مالی مشکلات کا شکار ہے۔ حکومت کی جانب سے خود اعتراف کیا گیا ہے کہ بلوچستان کی مالی مشکلات بڑھ چکی ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنے کے لیے بھی رقم موجود نہ ہوگی۔ اس کے باوجود جو ہے 9 کوآرڈینیٹر تعینات کیے گئے ہیں، جن میں سے پی ٹی آئی بلوچستان کے سابق ترجمان بابر یوسف بھائی اور پی ٹی آئی کے عابد باقی کو بھی کوآرڈینیٹر مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلال کاکڑ بہت شکریہ فیضان خان، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ رخ کریں کہ کراچی میں ترقیاتی کام کے نام پر پرانی اور تاریخی عمارتوں کو چیزوں کو ختم کرنا پرانی روایت ہے۔ اسلامیہ کالج کے قریب نصب گلوب بھی چند دنوں یا مہینوں کا مہمان بنا ہوا ہے۔ یونیورسٹی روڈ پر گرین لائن پروجیکٹ کے ترقیاتی کام کے لیے اس خوبصورت اور تاریخی گلوب وہاں سے ختم کیے جانے کا امکان ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے وسیم حیدر وہیں موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی وسیم، بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں اس وقت میں موجود ہوں نیو ایم اے جنر روڈ اسلامیہ کالج کے بالکل سامنے، ورلڈ گلوبل کے بالکل سامنے موجود ہوں، اور یہاں سے میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں کہ یہ دنیا کا نقشہ آج جو لگا ہوا ہے اسلامیہ کالج کے سامنے، کراچی کی تاریخ اور کراچی کا ورثہ جو ہے یہ سمجھا جاتا ہے، کراچی کی پہچان سمجھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ صرف چند دنوں کا مہمان ہے، کیونکہ حکومت کی جانب سے جو نیا بس روٹ بنایا جا رہا ہے اس کی زد میں یہ آ چکا ہے، اور صفورہ سے لے کر نمائش اور نمائش سے لے کے ٹاور تک کے لیے جو بس چلائی جا رہی ہے اس کی روڈز جو تعمیر کی جا رہی ہے اس کے درمیان میں یہ موجود ہے۔ میرے کیمرامین شان مرزا آپ کو دکھائیں گے کہ یہ وہ رکشہ ہے کراچی کا جو دنیا کی پہچان ہے، کراچی کی پہچان ہے اور کراچی کی تاریخ کا ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ اب یہاں پہ صرف چند دنوں کا مہمان ہے۔ ڈائریکٹر جو پروجیکٹ ہے اس کے ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا اگر یہ باحفاظت یہاں سے نکل گیا تو پھر اس کو قریبی موجود دوسری چورنگی پر جو ہے وہ نصب کر دیا جائے گا۔ جی، چترال طیارہ حادثے کا شکار ہونے والے پاکستانیوں کے دلوں کی جان جنید جمشید کی آج 6ٹی برسی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ یہ ملی نغمہ جب ملک کے گلی کوچوں میں پہلی بار گونجا تو وائٹل سائنس گروپ کے ساتھ نوجوان جنید جمشید بھی سب کے دلوں کی جان بن گیا، جس کے بعد شہرت کی بلندی کا وہ سفر شروع ہوا جو پاکستان کے کم ہی گلوکاروں کو نصیب ہوا۔ رومانٹک گیت ہوں یا ملی نغمے، جنید جمشید نے جو بھی گایا دل سے گایا، اور ایک دن ایسا آیا کہ کروڑوں دلوں کی دھڑکن جنید جمشید کا اپنا دل بدل گیا۔ گلیمر اور میوزک کی دنیا کو چھوڑ کر دین کی راہ پر نکل کھڑے ہوئے، دلکش گیتوں کے بجائے دل گداز حمد و نعتیں ان کی آواز میں گونجنے لگی۔ ساتھ ہی ان کے کپڑوں کی چین بھی عوام میں ایسی مقبول ہوئی کہ جنید کو پھر میوزک کو روزگار بنانے کی ضرورت نہ پڑی۔ 7 دسمبر 2016 کو چترال سے وہ اسلام آباد جانے کے لیے جس جہاز میں سوار ہوئے وہ حادثے کے باعث اپنی منزل تک تو نہ پہنچ سکا، لیکن جنید جمشید اپنی اہلیہ اور تمام مسافروں کے ساتھ منزل حقیقی تک پہنچ گئے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے جی ٹی وی نیوز۔